जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपने कभी न्यूरमबर्ग ट्रायल के बारे में सुना है? हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि न्यूरमबर्ग जर्मनी में एक जगह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर एक मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा ऐसे लोगों के खिलाफ चलाया गया था जिन पर कि यह शक था कि उन्होंने हिटलर के कहने पर 60 लाख यहूदियों को गैस चैंबर्स में डालकर मार डाला। उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किए और एक बहुत बड़ी क्रूरता में शामिल हुए। लेकिन जब यह मुकदमा चलाया गया और इसके बाद जब उन्हें सजा सुनाई गई, जिनमें से कई लोगों को सजाए मौत दी गई, तो कई आरोपियों का यह कहना था कि हमारा इसमें कोई कसूर ही नहीं है, हम तो सरकारी नौकर थे। हिटलर ने जो हमें आदेश दिया, जो हमें सरकार की तरफ से आदेश मिला, हम तो सिर्फ उसका पालन कर रहे थे, तो ऐसे में हम दोषी कैसे हुए? वी वर जस्ट फॉलोइंग द सुपीरियर्स ऑर्डर्स। तो इस पर यह तर्क दिया गया कि नहीं, आप कसूरवार हैं। आपके पास यह नैतिक अधिकार था कि आप इस तरह के आदेश का पालन करने से इनकार कर देते, जो कानून के खिलाफ था, जो मानवता के खिलाफ था। इसके लिए आप स्वतंत्र थे। तो जो बात इन आरोपियों ने अपने डिफेंस में रखी थी, अपने बचाव में रखी थी कि हम तो वरिष्ठों का आदेश का पालन कर रहे थे, उसको न्यूरमबर्ग डिफेंस कहा जाता है। इस नाम से यह प्रचलित है। लेकिन उस मुकदमे के दौरान न्यूरमबर्ग डिफेंस माना नहीं गया और तमाम लोगों को सजाए मौत सुनाई गई और उस सजा पर अमल भी किया गया। अब यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक मामला दक्षिण भारतीय राज्य में आया है, जहां पर कि कुछ पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठों के कहने पर कुछ गलत करते पकड़े गए और उनका भी डिफेंस यही है कि हम तो बस अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन कर रहे थे, हमारा कोई कसूर नहीं है। यहां पर भी उसी न्यूरमबर्ग डिफेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल मामला ऐसा है कि चंद महीनों पहले जब चुनाव हुए तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई और रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन उनसे पहले तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे और यह मामला उन्हीं के कार्यकाल का है। जब चुनाव के बाद केसीआर की सरकार चली गई और रेवंत रेड्डी आए तो एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। घोटाला यह हुआ कि केसीआर के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान कई बड़े नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे पुलिस अधिकारियों की ओर से। और जिन नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे वो ना केवल जो कि रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री बने उनका फोन भी सर्विलेंस पे था, इसके अलावा कई और कांग्रेस के नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे, बीजेपी के नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे और यहां तक कि केसीआर की पार्टी के खुद के नेताओं के भी फोन टेप किए जा रहे थे, जिन पर कि शायद केसीआर को शक था। तो इस घोटाले का पर्दाफाश होता है और फिर इसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है पुलिस अधिकारियों के। यह बात सामने आती है कि ये सारे फोन टेपिंग का काम जो है राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से किया जा रहा था और इसके मुख्य सरगना थे तेलंगाना के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ टी प्रभाकर, जो कि इस वक्त फरार बताए जाते हैं और विदेश में है ऐसा बताया जा रहा है। तो टी प्रभाकर तो भाग गए, लेकिन 4 पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें डीसीपी रैंक तक के अधिकारी गिरफ्तार हुए
जिनमें से पी राधाकृष्ण राव हैं, जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करते थे केसीआर के, और फिर बाद में एक उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, उसके भी ये मुखिया थे। फिर दो और पुलिस कर्मी गिरफ्तार हुए, एक भुजंगराव नाम के अधिकारी गिरफ्तार हुए, एक तिरुपति अन्ना नाम के अधिकारी गिरफ्तार हुए, और एक चौथे अधिकारी जो इनसे पहले गिरफ्तार हुए थे उनका नाम था प्रणीत राव। अब इन अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि जब ये मामला सामने आने लगा तो इन्होंने फटाफट जो डेटा था, जो सबूत थे, उसको नष्ट करने की कोशिश की, तो ये आरोप भी इनके ऊपर लगे। अच्छा, जो तेलंगाना इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं वो तो फरार हैं ही, लेकिन एक और अधिकारी भी फरार हैं जिनका नाम है श्रवण राव। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने ही इजराइल से लाए गए इंटरसेप्शन के सिस्टम पर जो है प्रयोग किया था, उसका इस्तेमाल किया था तमाम नेताओं के फोन टेप करने के लिए। तो ये एक बड़ा घोटाला सामने आया और इसमें अब तक 4 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और भी कई अधिकारी आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो जो लोग इस फोन टेपिंग कांड में शामिल हैं उन सबको जेल के पीछे भेजा जाएगा। अच्छा, इनमें से जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ का बयान भी सामने आया जिसमें यह बताया गया कि फोन टेपिंग इसलिए की जा रही थी ताकि बीआरएस की सरकार सत्ता में बनी रहे, यानी कि चुनाव के बाद वापस से आ जाए, और इसीलिए जो तमाम राजनीतिक विरोधी थे उनके फोन टैप किए जा रहे थे, उनकी रणनीति पता लगाने के लिए या फिर यह देखने के लिए कि कहीं किसी मामले में उनको फंसाकर अंदर तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह काम हो रहा था। अब देखिए, ऐसा ही एक मामला अब से 1-1.5 साल पहले महाराष्ट्र में भी आया था। महाराष्ट्र में 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। हालांकि उस वक्त शिवसेना भी इनके साथ में थी, लेकिन शिवसेना सत्ता में रहते हुए भी एक विरोधी पार्टी की तरह व्यवहार कर रही थी। जो शिवसेना का मुखपत्र था सामना, उसमें लगातार संपादकीय छपते थे बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और दूसरे शिवसेना के नेता बीजेपी के खिलाफ बयान भी देते थे, फडणवीस को आड़े हाथों लेते थे। और आरोप यह है कि उसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी के नेतृत्व में कुछ नेताओं के फोन टेप कराए जाने लगे। और ये नेता कौन थे? शिवसेना के सांसद संजय राउत, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले और एकनाथ खड़से, जो पहले बीजेपी में थे और बाद में एनसीपी में चले गए, और इनके अलावा भी कुछ लोग। और इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब 2019 में फडणवीस की सरकार चली गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार आई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए। तब जाके पता चला कि इस तरह से यह फोन टैपिंग का काम चल रहा था। अब हुआ यह कि जिस अधिकारी के ऊपर शक था कि वही फोन टेप करवा रही थी, उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई। और नौबत यह आई कि उस अधिकारी को जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन उस अधिकारी ने क्या किया कि महाराष्ट्र से बाहर केंद्रीय एजेंसी में अपना डेपुटेशन करवा लिया और मामला अदालती चक्करों में फंस गया। अब इस बीच होता यह है कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है और सरकार आ जाती है फिर से एक बार बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की। तो ऐसे में जिन अधिकारी के ऊपर आरोप था या जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी कि ये फोन टेप करवा रही थी, उनको बड़ी राहत मिल जाती है। एक एफआईआर में पुलिस ये कहती है अदालत के सामने कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, सी समरी रिपोर्ट फाइल कर देती है। दूसरे मामले में सरकार प्रोसिक्यूशन के निर्देश ही नहीं देती, मंजूरी ही नहीं देती कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसलिए वो मामला भी बंद हो जाता है। और ना केवल इस अधिकारी के खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं, बल्कि इन अधिकारी को वापस महाराष्ट्र कैडर में बुलाकर बड़े पद से नवाजा जाता है।
देखिए, अगर किसी का फोन टेप करना हो तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है, सैंक्शन लेने पड़ते हैं, कारण बताना होता है कि भाई इस शख्स का फोन क्यों टेप किया जाना है, ये किस तरह के अपराध में लिप्त हो सकता है या किस तरह के अपराध में लिप्त होने का संशय है, तब जाकर उसके फोन को इंटरसेप्शन पे डाला जाता है। लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही काम करवाया जा रहा था। अपराधियों के बजाय राजनेताओं के फोन, सत्ताधारी पार्टियां अपने विपक्षियों का फोन टेप करवा रही थी। अब महाराष्ट्र के मामले में मैं नहीं कह सकता कि इन अधिकारी ने क्या अपने राजनीतिक आका के कहने पर फोन टेप किया था या अपने आप से कर रही थी, लेकिन आप देखिए कि दोनों ही मामलों में फंसा कौन? पुलिस अधिकारी। तेलंगाना के मामले में भी कोई राजनेता जेल नहीं गया और महाराष्ट्र के मामले में भी किसी राजनेता पर केस नहीं हुआ। तो इससे पुलिस वालों को क्या सबक मिलता है? पुलिस अधिकारियों, आपके लिए संदेश यह है कि राजनीतिक आकाओं की चाटुकारिता करने से पहले यह सोच लें कि जब पकड़े जाएंगे तो फंसेंगे आप ही, आपके राजनीतिक बॉस, पॉलिटिशियंस, वो बच के निकल जाएंगे। देखिए, पुलिस अधिकारी अगर राजनेताओं से अच्छे रिश्ते रखते हैं, अपने पॉलिटिकल बॉसेस से अच्छे रिश्ते रखते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पुलिस विभाग हो या दूसरा कोई विभाग हो या प्राइवेट नौकरी हो, हर कोई अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, उससे फेवर हासिल किया जा सके और जो डे टू डे व्यवहार है वो अच्छे से चल सके। कई कारण होते हैं और इसके लिए जरूरी होता है कि एक अच्छा रैपो हो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। और अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने राजनीतिक बॉस से अच्छे रिलेशन रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपेक्षा करता है कि मैं किसी मंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रखकर कोई अच्छा पद हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो किसी ताकतवर पद पर आसीन हो, किसी अहम पद पर आसीन हो, और कई लोग ये चाहते हैं कि वो ऐसे पद पर आसीन हो जहां से संपन्नता आए। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब चाटुकारिता इस हद तक बढ़ जाए कि आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए गैर कानूनी काम करने लगे और खुद अपराधियों के जैसे व्यवहार करने लगे, क्योंकि किसी का फोन टेप करना अनधिकृत तरीके से एक अपराध है और ऐसे में वो पुलिस अधिकारी भी एक अपराधी से कम नहीं जो किसी का फोन टेप करता है। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि राजनीतिक आकाओं से जरूर अच्छे रिश्ते रखिए, उनके तमाम काम करके दीजिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा भी बनाकर रखने की जरूरत है। न्यूरमबर्ग डिफेंस काम नहीं आएगा। तो दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।